हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। आपका अपना YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज फिर से लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और साथ में कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने फिजिकल केमिस्ट्री और साथ में कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक इसमें मिल भी जाएगा। और साथ में आज फिर से वही मिशन 95 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री। आज होगा 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और आंसर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कुछ इनऑर्गेनिक का इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेंगे। और आज का वीडियो है पार्ट 2। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है क्यों? ये सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है क्यों। अक्रिय गैस की अगर बात करो तो अक्रिय गैस वह गैस होता है जिसके अंतिम सेल में यानी संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी वर्ग सिंपली अगर बात करो तो वर्ग 18 के तत्वों को आप अक्रिय गैस के नाम से जानोगे। वर्ग 18 का जो भी एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे कैसे हैं? अक्रिय गैस हैं। तो ये सवाल आपसे है कि इनकी संयोजकताएं शून्य क्यों होती है। तो यहां से बात कर लो, संयोजकताएं होता क्या है। तो संयोजकताएं होता है कि जब कोई एलिमेंट अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, संयोजकताएं कहलाती है। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है। एक्स के पास अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 8 2। अब इसको अपने अंतिम सेल में 8 होना है, तो 8 होने के लिए क्या करेगा? यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा? x प्लस प्लस बन जाएगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन जाएगा? x प्लस प्लस। तो ये हो जाएंगे 2 और 8। तो इस एलिमेंट के अंतिम सेल में 8 होने के लिए ये जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। कोई एलिमेंट है y, इसका विन्यास होगा 2 8 3, ठीक है। अब ये अंतिम सेल में 8 होने के लिए क्या करेगा? y 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का जैसे त्याग करेगा तो बन जाएगा 2 8 बन जाएगा। तो ये y एलिमेंट अपने अंतिम सेल में 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। ये तो त्याग होने वाली बात है। अगर कोई परमाणु है z, इसके अंतिम सेल में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका विन्यास होगा 2 और 6। अब जिंक को भी अंतिम सेल में 8 होना है, तो जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। जेड जो जेड एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या बन जाएगा? Z2 माइनस। अब ये जेड एलिमेंट अपने अंतिम सेल में 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो जो भी परमाणु अपने अंतिम सेल में 8 होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है वही उसकी संयोजकताएं कहलाती है। अब यही सवाल है आपके पास कि अक्रिय गैस की जो संयोजकताएं होगी वो शून्य होती है क्यों? तो ध्यान देना, इसमें वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। सबसे पहले बात क्या आप लिखोगे कि जितने भी वर्ग 18 के एलिमेंट है सारे को आप क्या बोलोगे? अक्रिय गैस बोलोगे। अब यहां पे लाइन दूसरे लाइन पे आ जाओ कि अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा का विन्यास, जो अक्रिय गैस होते हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इन सारे के बाहरी कक्षा का जो विन्यास होता है वो NH2NP6 होता है, लेकिन हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैसों में हीलियम सबसे अपवाद एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 नहीं होता। हीलियम को छोड़कर जितने भी सारे हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इन सारे अक्रिय गैसों के जो बाहरी कक्षा का विन्यास होता है वो NH2NP6 होता है। अब बाहरी कक्षा में NH2NP6 का मतलब है कि बाहरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ऑलरेडी अक्रिय गैसों का अष्टक पूर्ण है, यानी अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब यहां से बात आती है कि NH2NP6 होता है, इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? इसके अष्टक पूर्ण होते हैं तथा यह अत्यंत स्थायी होता है। जब किसी एलिमेंट के अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा तो वह हाईली स्टेबल होगा। वो ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। उसे इलेक्ट्रॉन का ना तो ग्रहण करना है ना तो त्याग करना है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सेम बातें होती है अक्रिय गैसों में। अब यहां से आप देखो, ये ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है।
अब इसी के कारण इसकी संयोजकताएं क्या होती है, शून्य होती है। जब कोई परमाणु, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा था, तब कुछ वैलेंसी हो रही थी, इसकी संयोजकताएं हो रही थी। ये अक्रिय गैस ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिसके कारण इसकी संयोजकताएं क्या कैसी होगी, शून्य होगी। क्लियर है? तो बेहद ही आसान सा सवाल है और बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस की संयोजकताएं शून्य होती है, क्यों? तो आप सिंपली लिखोगे वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है और अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा का विन्यास NH2NP6 होता है। बाहरी कक्षा का विन्यास NH2NP6 होता है हीलियम को छोड़कर, लेकिन हीलियम को छोड़कर इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, इनके जो अष्टक होंगे वो पूर्ण होंगे तथा यह अत्यंत अस्थायी होता है ना। ये ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जिसके कारण यह इसकी संयोजकताएं शून्य होती है। बस सिंपल ये परिभाषा आपको लिखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, आईपीएसी नेम। हाँ, आईपीएसी नेम आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, तो आईपीएसी नेम आप किस प्रकार से लिखोगे हम यहाँ पे सिखा देंगे कैसे आईपीएसी नेम लिखा जाएगा। ऐसे इसके आईपीएसी नेम यानी उप सहसंयोजन यौगिक का एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां पे जाके देख के सीख सकते हो। वहां बारी बारी से एकदम बारीकी से सिखाया गया है, फिर भी आप यहाँ पे देख लो। छोटा सा देखो, इसका आपको लिखना है आईपीएसी नेम, लिथियम ZnSO4 का होल 2 और साथ में Cl2। आईपीएसी नेम लिखना और साथ में उप सहसंयोजन संख्या। अब आईपीएसी नेम सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले का काम होगा। ब्रैकेट के बाहर कौन है, लिथियम, इसका नाम सिंपली लिखोगे लिथियम। लिथियम 4 है 5 है उससे कोई मतलब नहीं है, इसका नाम क्या लिखना है, लिथियम। क्लियर? ब्रैकेट के बाहर लिथियम है तो लिथियम। अब ब्रैकेट के अंदर वाले का काम, ब्रैकेट के अंदर है ZnSO4 का होल 2, तो ये होता है लिगैंड्स, इसको क्या बोलते हैं, लिगैंड्स, और जिनको बोलेंगे केंद्रीय परमाणु। अब ये लिगैंड्स SO4 का नाम है सल्फेटो, SO4 का नाम है सल्फेटो, और ये 2 बार है तो सिंपल इसको लिखेंगे डाइसल्फेटो। क्लियर है? डाइसल्फेटो हो गया ना, ये हो गया डाइसल्फेटो। अब आ जाओ, ब्रैकेट के अंदर में जिंक बचा है, तो जिंक है केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु रेनायन लिगेंड्स के साथ जुड़ा है, तो जिंक का नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट। जिंक का नाम क्या होगा, जिंकेट नाम हो जाएगा जिंक का। उसके बाद जिंक का ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, फिर ब्रैकेट के बाहर जो Cl है उसका नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो 4, 1 सल्फेट का -2, 2 सल्फेट का -4, -4 + 4 कैंसिल, 2 Cl का -2, तो ये आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2, रोमन अंक में 2 हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में Cl2 है, तो ये 2 Cl2 है तो डाइक्लोरो नहीं लिखेंगे, डाइक्लोरिडो नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिथियम 4 था तो सिंपली लिथियम लिखे। ब्रैकेट के बाहर वाले में तो यहाँ पे Cl है तो सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, डाई ट्राई कुछ नहीं, सिर्फ क्लोराइड। यहां से लिखना है क्लोराइड, सिर्फ क्या लिखना है, क्लोराइड। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आते हैं, H4PtCN का होल 3 Cl का 4। हाइड्रोजन है तो सिंपली इसका नाम हाइड्रोजन। क्लियर? अब अंदर में आ जाइए, अंदर में 2 लिगेंड्स है, एक Cn एक Cl। Cl का नाम है साइनो और Cl का नाम है क्लोराइडो। एक है साइनो और दूसरा है क्लोराइडो, दोनों C से है, लेकिन अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में पहले आएगा CH वाला, है ना, Y के पहले H आता है ना, C कॉमन HY में पहले कौन आएगा, H आएगा, तो पहले क्लोराइडो वाला आएगा। 4 है तो नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरिडो। क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो। उसके बाद 3 साइनाइड है तो ट्राइसाइनो। क्लियर? उसके बाद प्लेटिनम का नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनम का नाम चेंज हो गया प्लेटिनेट। अब यहां पे आ जाओ, प्लेटिनेट हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, 4 हाइड्रोजन का +4, प्लेटिनम का निकालना x मान लो, 1 Cn का -1, 3 Cn का -3, 4 Cl का -4, तो -4 + 4 कैंसिल आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा 3 आपका ऑक्सीकरण संख्या। अब नीचे में K2 ZnH2O का होल 6, तो यहां पे K का नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम। क्लियर है? ये हो गया पोटासियम। उसके बाद जिंक, उसके बाद H2O, तो ब्रैकेट के अंदर में लिगेंड्स है, H2O का नाम होता है एक्वा
और ये 6 है तो हो जाएगा ये हेक्सा एक्वा। क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद अब जिंक का नाम क्या होगा? जिंक या जिंकेट? यहां पे देखो, जिंक का नाम जिंकेट हुआ था क्योंकि ये जिंक रेनायन लिगैंड से जुड़ा था। प्लेटिनम का नाम प्लेटिनेट हुआ था क्योंकि ये प्लेटिनम रेनायन लिगैंड से जुड़ा था। अब जिंक का नाम जिंकेट नहीं होगा बल्कि जिंक होगा क्योंकि ये उदासीन लिगैंड से जुड़ा है। अगर केंद्रीय परमाणु उदासीन लिगैंड के साथ जुड़ा रहेगा तब उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। जिंक का जिंक हो जाएगा, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालोगे तो 2 आएगा। क्लियर? अब इसमें उप सहसंयोजन संख्या बताना है। तो उप सहसंयोजन संख्या कैसे बताओगे? उप सहसंयोजन संख्या जिसको बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जिसको क्या बोलोगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे सवाल, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां पे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? तो जितने लिगेंड्स की संख्या वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके अंदर SO4 का होल टू 2 लिगेंड्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसमें आ जाओ 3 CN और 4 Cl, 4 3 7 लिगेंड्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7। इसमें आ जाओ H2O का होल 6 लिगेंड्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इस तरह से आप इसका उप सहसंयोजन संख्या भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि N2 अणु की क्रियाशीलता कम होती है क्यों? N2 अणु की बात करो तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, उसकी क्रियाशीलता कम होती है। ऐसा क्यों? तो सिंपल बात है कि नाइट्रोजन वर्ग 15 का एलिमेंट होता है और नाइट्रोजन साइज में छोटा होता है। इतना ज्यादा छोटा होता है कि उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। जब नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। और सबसे खास बात किसी क्रियाशीलता कम होने की, नाइट्रोजन के अंतिम सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु संख्या 7 होता है तो 2 और 5 इसका विन्यास होगा। नाइट्रोजन के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण होने के लिए नाइट्रोजन को अंतिम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी होगी। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी होगी। अब नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और वो ट्रिपल बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि उस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा, आसान नहीं होगा। तो जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध होंगे तो उस आबंध को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो जब आप आसानी से नहीं तोड़ सकते तो ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन की बात कर लो तो यहां पे देखो, नाइट्रोजन 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 के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम सेल में 5। अब इसको 8 होना है तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा ना, ये भी 8 ये भी 8। अब इन दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी के कारण दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड इतने ज्यादा प्रबल होते हैं, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड सिग्मा होंगे और बाकी के 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से तो कमजोर होगा, लेकिन सिग्मा 2 पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, तो ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। देखो थ्योरी क्या लिखा है, नाइट्रोजन छोटे आकार के होते हैं तथा इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है, अतः यह पी पाई आबंध बनाता है। नाइट्रोजन के संयोजी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा यह अष्टक पूर्ण होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण होने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, अतः नाइट्रोजन त्रिआबंध बनाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तथा यह आबंध आसानी से टूट नहीं पाते। जब दोनों नाइट्रोजन को तोड़ोगे तो यह आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा, अर्थात इसके कारण यह अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्लियर है? अब इसकी क्रियाशीलता वाली बात आएगी तो सिंपली बॉन्ड पे डिपेंड कर देना कि बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो क्रियाशीलता कम होगी। क्रियाशील होने के लिए 2 परमाणु पार्टिसिपेट होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए दोनों परमाणु के बॉन्ड को टूटना होगा। जब दोनों टूटेंगे तो अलग अलग
चीजों के साथ, अलग अलग कंपाउंड के साथ वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके कारण वो क्रियाशीलता अधिक होगी। लेकिन ये N2 में ऐसी बात नहीं होती। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं कि एंजाइम किसे कहते हैं। एंजाइम सिंपली अगर बात कर लो तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। एंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को संपन्न करवाता है, लेकिन रिएक्शन में भाग कभी नहीं लेता। अब एंजाइम एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा होता है? जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होता है जो जीवित पौधे एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, तथा ये उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु होते हैं। यहां से ये ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आने की संभावनाएं हैं। ये वाला लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एंजाइम क्या होता है? उच्च द्रव्यमान वाला प्रोटीन अणु होता है तथा यह एक उत्प्रेरक का व्यवहार करता है, जैसे जाइमेज, माल्टोज और इनवर्टेज। इनवर्टेज वगैरह का काम क्या है? अब जैसे सुक्रोज का जल अपघटन होना है, तो सुक्रोज का जल अपघटन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होगा, तो उसमें एक एंजाइम यूज आएगा जिसका नाम है इनवर्टेज। तो उसी तरह से जाइमेज, उसी तरह से माल्टोज, सब एंजाइम अलग अलग कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? जल अपघटन करा के मोनोसेकेराइड बनाएगा या डाइसेकेराइड बनाएगा। तो ये ज्यादातर एंजाइम यूज वहां पे किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, इसके बाद अगले सवाल पे हम आएंगे। 5 नंबर सवाल पे आइए। बुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बुर्ज अभिक्रिया आप किसको बोलोगे? तो बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखो। बुर्ज अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से क्या आएगा, आप यहां पे देखो। एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, किस धातु के साथ? सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है और यह बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब ये उच्चतर अल्केन कैसे बनेगा? तो आप यहां पे देखो, यहां से ले लो कोई एल्किल हैलाइड, यहां से ले लिया CH3Cl एल्किल हैलाइड, इसको अभिक्रिया कराना है सोडियम धातु के साथ। प्रेजेंसी किसकी होनी चाहिए? शुष्क ईथर की। यहां से शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। तो जब सोडियम धातु को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो एक सोडियम एक Cl को लेके बाहर जाएगा, एक सोडियम एक Cl को लेके बाहर जाएगा, तो ये CH3 बच जाएगा अकेला, यानी अनाथ बचेगा। तो ये CH3 अनाथ तो रह सकता नहीं है, तो इस अनाथ को साथ देने के लिए अपन एक हेलोएल्केन और लाएंगे, तो एक सोडियम और लेना होगा। तो जब 2 सोडियम 2 Cl को देखेगा तो यहां से 2 सोडियम 2 Cl को लेके बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? 2NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? 2NaCl बनाएगा। प्लस ये CH3 अकेला बचा, ये CH3 अकेला बचा, दोनों आपस में क्या करेगा? जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, और यही इसी का नाम है उच्चतर अल्केन। तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया कराने पर उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। क्लियर है? इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये 6 नंबर सवाल है, SN1 SN2 अभिक्रिया को परिभाषित करना है। तो SN1 SN2 अभिक्रिया क्या होता है? अब यहां पे देखो, SN1 अभिक्रिया यह प्रथम क्रम की अभिक्रिया होता है। SN1 जो है प्रथम क्रम की अभिक्रिया होगा तथा यह 2 चरणों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जिसमें प्रथम चरण मंद अभिक्रिया होगी और द्वितीय चरण तीव्र अभिक्रिया होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे भाई कि SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा? मध्यवर्ती का निर्माण होगा। और ये भी सारे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। SN1 में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो यहां पे हम नोट कर देते हैं 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री कार्बोधनायन स्थायी, और सबसे कम स्थायी कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बोधनायन। ये है SN1 के लिए। किसके लिए? SN1 के लिए है। SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री कार्बोधनायन से, 2 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री कार्बोधनायन से। तो आप इसको याद रखोगे। SN2 अभिक्रिया क्या होता है? यह द्वितीय क्रम की अभिक्रिया होगी या 2 क्रम की अभिक्रिया होगी तथा यह एक ही चरण में संपन्न होती है।
यह SN2 अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होगा। इसमें जब किसी एक नाभिक रागी को दूसरे नाभिक रागी से अभिक्रिया कराओगे तो पश्च आक्रमण होता है SN2 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि SN2 में संक्रमण अवस्था उत्पन्न होता है। कौन सा अवस्था? SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था उत्पन्न होता है। और ये सवाल बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार आए हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। SN2 में संक्रमण अवस्था उत्पन्न होता है और इसमें 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो SN2 की अगर बात कर लो तो 1 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री कार्बोधनायन और सबसे कम स्थायी 3 डिग्री कार्बोधनायन। जस्ट SN1 का उल्टा। क्लियर? आगे सवाल पे आ जाओ कि 2 विटामिन का नाम लिखो और उसकी कमी से होने वाला रोग लिखो। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। और विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। दूसरा है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और उस विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग उसको बोलते हैं जैसे दांत में जो दांत में मसूड़ा होता है उसे ब्लड आना स्कर्वी होता है ना। स्कर्वी रोग होता है, चर्म रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का नाम क्या होगा? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल, है ना। अगले सवाल पे आता हूं। फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? अगर फिनॉल की बात करो तो एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों होता है? तो फिनॉल में भी OH, एल्कोहल में भी OH। फिनॉल होता है बेंजीन के साथ OH, एल्कोहल होता है एल्किल के साथ OH। फिनॉल होगा बेंजीन के साथ OH, एल्कोहल होगा एल्किल के साथ OH। अब यहां पे बात कर लो कि फिनॉल की जो अम्लीयता होगी एल्कोहल से अधिक होती है। क्यों होती है? ध्यान दो। एल्कोहल H+ आयन त्याग कर एल्कोक्साइड बनाएगा। एल्कोहल जो है ये ROH, ये H+ आयन को त्याग करेगा और क्या बनाएगा? एल्कोक्साइड बनाएगा, RO- बनाएगा। और ये जो फिनॉल की बात कर लो, ये है आपका फिनॉल। फिनॉल H+ आयन त्याग करके क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड बनाएगा। इसको O-, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड, इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड। अब यहां पे ध्यान दो, एल्कोहल H+ आयन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है और जिसकी अनुनाद अस्थायित्व नहीं होती। एल्कोक्साइड की कोई भी अनुनाद अस्थायित्व नहीं होती, परंतु फिनॉल H+ आयन को त्याग कर फिनॉक्साइड बनाएगा। फिनॉल H+ आयन त्याग कर फिनॉक्साइड बनाएगा जिसकी अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त होती है वो भी अधिक वाली। तो फिनॉल जिसकी अनुनाद अस्थायित्व अधिक प्राप्त होती है अतः फिनॉल की जो अम्लीयता होगी एल्कोहल से अधिक होगी। सबसे छोटा कारण है फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक होने का सबसे एक बड़ा मेन कारण है, छोटा सा कारण है कि एल्कोहल एल्कोक्साइड बनाता है जिसकी अनुनाद अस्थायित्व नहीं बनती। फिनॉल फिनॉक्साइड बनाएगा जिसकी अधिक अनुनाद अस्थायित्व बनती है, अर्थात फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक होती है। क्लियर है? तो ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। मैक्सिमम संभावनाएं बनती है बोर्ड परीक्षा में, आप इसको लिख के आओगे। एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस बेहतरीन और सारे के सारे हॉट क्वेश्चंस होने जा रहे हैं डिस्कशन, और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आप लिख के आओगे। ध्यान दो, ये अगला सवाल है, रिएक्शन है, छोटा सा रिएक्शन है। रिएक्शन को समझना, CH3CH2Br एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बनेगा उत्पाद? आपको ये बनाना है ना, CH3CH2Br। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना CH2H प्लस बॉन्ड CH2 और ये Br, इसको ये लिख सकते हैं इस प्रकार से। CH3 को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको अभिक्रिया करवाना है एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH। अब ये एल्कोहलिक KOH को हमने क्या करा? K प्लस OH माइनस में ब्रेक कर दिया। क्लियर? ये एल्कोहलिक KOH को हमने क्या करा? K प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक कर दिया। अब यहां से ब्रोमीन कार्बन से जब टूटेगा, यहां से ये ब्रोमीन जब यहां से टूटेगा तो ब्रोमीन पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, बोलो आएगा। तो जैसे ही प्लस आएगा तो ये प्लस K प्लस Br को लेके बाहर भागेगा, K प्लस Br को लेके बाहर भागेगा ना। जैसे ये भागेगा यहां से बाहर तो इस प्लस पे कौन आ जाएगा? OH माइनस, कभी नहीं। ध्यान देना, इधर एल्कोहलिक KOH अगर होगा, अगर एल्कोहलिक KOH है तो यहां पे जो C कार्बन है तो ये तो Br K के साथ बाहर निकल गया। अब ये C पे प्लस बच गया अकेला, तो कार्बन का जो प्लस है वो खत्म होना चाहेगा। तो खत्म होने के लिए क्या करेगा? ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड की यहां पे शिफ्टिंग होगी। तो जैसे ही बॉन्ड की यहां पे शिफ्टिंग होगी तो ये प्लस बन के बाहर छूटेगा। जैसी बॉन्ड की यहां पे शिफ्टिंग होगी प्लस बन के बाहर निकलेगा। अब जैसी बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ तो ये बन जाएगा आपका CH2 और ये बॉन्ड यहां पे आने से डबल बॉन्ड CH2। क्लियर?
ये तो अलग हो चुका। अब H प्लस जैसे ही निकला ये OH माइनस को देखेगा और अपने साथ मिला लेगा इसको। तो यहां से क्या बाहर निकल गया, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहां से क्या बाहर निकला KBr और साथ में H2O। तो आपका मेन उत्पाद क्या बना, मेन प्रोडक्ट आपके यही बने, यही आपके मेन प्रोडक्ट बने। तो उत्पाद आपको बनाना है, ध्यान देना, जब एल्कीन हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपका क्या बनेगा, ये एल्कीन का निर्माण होगा। और ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं 2 नंबर में पूछा जाता है। जो बेहद सस्ता रिएक्शन है, और भी कई सारे ऐसे रिएक्शन है जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं सवाल, हम सारे को करवाएंगे। तब तक इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस का आप अच्छे से नोट्स बनाओ, तब तक हम उसके बाद अगले सवाल पे आएंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाओ। अगले सवाल पे आ जाते हैं, कार्बोकेटायन किसे कहेंगे। कार्बोकेटायन, कार्बो मतलब कार्बन और केटायन मतलब धनायन। वैसे कार्बन जिसपे धन आवेशित उत्पन्न हो जाए तो वैसे को हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन किसको बोलेंगे, तो ध्यान दो इधर, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त वह मूलक, यानी उस कार्बन में कार्बन भी होंगे हाइड्रोजन भी होंगे, यानी हाइड्रोकार्बन से बनेंगे कार्बोकेटायन। तो कार्बन और हाइड्रोजन युक्त वह मूलक जिसमें एक कार्बन परमाणु पर कोई धन आवेशित उत्पन्न हो जाए, कोई धन आवेश उत्पन्न होता हो, वही उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन के नाम से जानेंगे। दूसरी बात, कार्बोधनायन, अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो, ये है कार्बन, ठीक है, कार्बन पे प्लस के चार्ज, यहां से कोई बॉन्ड यहां से, ठीक है। अब यहां पे कोई बॉन्ड हो जाए, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बन आर का मतलब क्या हुआ, कार्बन से, ये तो इसी को आप क्या बोलोगे, कार्बोकेटायन। कार्बन के साथ अब अगर कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं होता तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते, कार्बन पे प्लस के चार्ज नहीं होता तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते, तो ये कार्बोकेटायन नहीं कहलाता और उसका प्रसंगरण sp3 होता। लेकिन कार्बन पे प्लस का चार्ज है मतलब एक बॉन्ड खत्म, यानी इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट, प्लस के चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 3 ही बॉन्ड बना रखा है, तो इसके प्रसंगरण क्या हो गए, sp2, 3 बॉन्ड है तो sp2। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन का कार्बन परमाणु में प्रसंगरण sp2 होता है, क्या होता है इसका प्रसंगरण, इसके प्रसंगरण होंगे sp2, इसका प्रसंगरण होगा sp2, ठीक है। अब इसमें जिसमें 3 sp2 संकरण कक्षक में 3 परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 परमाणु के साथ कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और तीनों परमाणु 120 डिग्री कोण के साथ एक ही तल में होंगे। अब जैसे मान लो ऐसे कार्बन है, यहां बीच में कार्बन, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो यानी एक ही तल में होगा, और सारे का एंगल कितना होगा, यानी ये जो कोण होंगे यहां से यहां तक का वो 120 डिग्री का कोण होगा, ठीक, क्लियर। तो टोटल कोण कितना होगा 120 डिग्री का, है ना। तो ये बातें हो रही है कि सारे कोण 120 डिग्री के साथ एक ही तल में होते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन के नाम से जानेंगे। अगला सवाल है कि H3PO3, H3PO4 और H3PO2 की संरचना लिखें और साथ में इसकी भस्मीता। ये बोर्ड में एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो यहां से देखो आंसर में हम क्या लिखते हैं, संरचना बारी बारी से। H3PO4 यानी फास्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन तो ऊपर में हो गया, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गए, और 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, क्लियर। तो कुल कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब यहां पे इसकी भस्मीयता बताना है, तो इसकी भस्मीयता बराबर होगी, भस्मीयता कितनी होगी, तो H3PO4 में जितने OH बॉन्ड होंगे वही उसकी भस्मीयता कहलाती है। एक OH बॉन्ड, 2 OH बॉन्ड की संख्या 2, तो भस्मीयता भी कितनी होगी इसकी, 2 OH बॉन्ड तो भस्मीयता 2। अब H3PO4 का बॉन्ड बना लो, फास्फोरस H3PO4, फास्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन, एक 2 3 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इसकी भस्मीयता बताना है, इसकी भस्मीयता आपको चाहिए, भस्मीयता इक्वल टू,
अब देखो इसमें कितने OH, एक OH बॉन्ड, ठीक है, ये OH, ये दूसरा OH बॉन्ड, दो OH बॉन्ड और ये तीसरा OH बॉन्ड। इसमें OH बॉन्ड की संख्या 3 है तो भस्मीयता भी इसकी कितनी होगी 3। इसमें OH बॉन्ड की संख्या 2 तो भस्मीयता 2। S3PO2 का बना लो तो फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। क्लियर है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ। अब इसकी भस्मीयता आपको बताना है, भस्मीयता कितनी इसकी भस्मीयता होगी। अब इसमें देखो OH बॉन्ड कितने, एक OH बॉन्ड, एक ही OH बॉन्ड है ना, अब कोई OH बॉन्ड तो है नहीं, है ना, OH बॉन्ड नहीं, OH बॉन्ड नहीं, तो इसकी भस्मीयता कितनी होगी, इसकी भस्मीयता आप कितने कर लोगे, 1। क्लियर। S3PO3 की भस्मीयता 2, S3PO4 की भस्मीयता 3 और S3PO2 की भस्मीयता 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको आएंगे तो आपको इस तरह से बनाना होगा। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहेंगे, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे चेन वाले, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के लंबा चेन जो होगा उसी को आप न्यूक्लिक एसिड बोलोगे। न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे चेन वाले पॉलीमर होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स स्वयं एक जटिल संरचना होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होगा क्या होगा, एक स्वयं जटिल संरचना होगा तथा ये पेंटोस शर्करा बेस, पेंटोस शर्करा यानी फ्रक्टोज वाला पेंटोस शर्करा बेस और फॉस्फेट से निर्मित होते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या रहेगा, डीएनए आरएनए इसी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर में मौजूद होगा। ये सवाल है कि प्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोपाइल अल्कोहल होता है CH3 CH2 CH2OH, ये है आपका प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर। अब प्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीकरण करा दो तो सबसे पहले ऑक्सीकरण होगा पीसीसी की उपस्थिति में, ठीक है, पीसीसी की उपस्थिति में, pyridine कार्बोक्लोराइड इसका नाम है। अब इसको ऑक्सीकरण होने का मतलब है कि जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ऑक्सीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, तब यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब हाइड्रोजन कहां से बाहर निकालोगे, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से बाहर और दूसरा हाइड्रोजन अल्कोहल से जुड़े कार्बन से, तो CH2 को इस प्रकार से आप लिख दो, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा H और इसका H दोनों मिलके बाहर, तो ये देखो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे CH3 और ये CH2, ठीक है, CH3 CH2 और C के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, उसके बाद H आ जाएगा। क्लियर है, ये तो पहला बन गया एल्डिहाइड। सबसे पहले क्या बना, ये एल्डिहाइड बना। अब इसका फिर से ऑक्सीकरण करा दो, वंस अगेन, एक बार फिर से वंस अगेन ऑक्सीकरण करा दो। तो जब इसका फिर से ऑक्सीकरण करा दोगे तो ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आएगा। कहां पे आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके साथ, ये बन जाएंगे आपके पास ये CH3 जैसे का तैसा, CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये O C और H के बीच में आ गया तो ये बन जाएगा OH, तो इसी का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो जब प्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जब प्रोपाइल अल्कोहल को पीसीसी की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रथम उत्पाद एल्डिहाइड बनता है यानी प्रोपेनल बनता है, तथा उस प्रोपेनल को पुनः ऑक्सीकृत कराने पर एक नया उत्पाद, द्वितीय उत्पाद प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके जो हमने बोला थ्योरी उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं, जब प्रोपाइल अल्कोहल को पीसीसी के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है पीसीसी की उपस्थिति में, तो ऑक्सीकृत होकर प्रोपेनल बनता है तथा उस प्रोपेनल को पुनः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ऑक्सीकृत होकर प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं, समान अनुभार वाले अल्कोहल हाइड्रोकार्बन से अधिक विलेय होता है क्यों। तो समान अनुभार वाला अल्कोहल जो होगा वो हाइड्रोकार्बन से अधिक विलेय होगा। सिंपल रीजन है कि अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है, अल्कोहल में क्या होगा, OH आबंध होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में कोई OH आबंध नहीं होता। तो जिसमें OH आबंध होता है वह अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाता है, यानी प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। जिसमें OH बॉन्ड नहीं होगा वो हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखो, छोटा सा परिभाषा है, अल्कोहल में OH आबंध होता है
तथा यह अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध बनाता है, परंतु हाइड्रोकार्बन कोई अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता, अर्थात एल्कोहल हाइड्रोकार्बन से अधिक अम्लीय होता है। एकदम बेसिक परिभाषा है, बेहद ही छोटा सा परिभाषा है, और क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे सवाल बोर्ड में आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके। और कुछ सवाल है, अभी खत्म नहीं हुआ, 2 नंबर के और सवाल है, इसको हम फिक्स करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस का अच्छे से नोट्स बनाओ, बेहतर तैयारी करो। चलिए सवाल नंबर 15 पे आते हैं। परिवर्तित करना है, रिएक्शन बनाना है आपको। तो ये क्वेश्चंस दे रखा, इथाइल एमीन से बनाना है इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एमीन की बात कर लो, तो इथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ये होता है इथाइल एमीन। अब इथाइल एमीन से इथाइल एल्कोहल बनाना है, तो सबसे पहले इथाइल एमीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ अभिक्रिया करा दो। सबसे पहले क्या करा दो, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ। तो ये आपका बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, N2+Cl- बन जाएगा, यानी डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होगी। डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटन करा दो, तो जल किसमें टूटेगा, H+ और OH- में। तो जैसे इसका जल अपघटन करा दोगे तो ये सीधे क्या बन जाएगा, H+Cl- को लेके बाहर निकलेगा तो HCl बनेगा प्लस। जैसे ही Cl- बाहर निकला तो नाइट्रोजन फ्री होके उड़ जाएगा, और ये नाइट्रोजन क्या बन जाएंगे, N2+। जब नाइट्रोजन बाहर जाएगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, तो कार्बन पे आएगा प्लस के चार्ज, और इस प्लस वाले से आएंगे OH-। तो ये सीधे आके बन जाएगा C2H5OH प्लस HCl और प्लस N2। तो ये आपके इथाइल एल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएंगे। तो इथाइल एमीन से क्या बनाना है, इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एमीन को पहले सोडियम नाइट्रेट और HCl से विक्रिया करा के डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, और डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करा के एल्कोहल बना देना है। क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। इथाइल क्लोराइड से इथाइल एमीन बनाना है, तो वेरी सिंपल, ये है आपका इथाइल क्लोराइड। अब इससे बनाना है इथाइल एमीन। तो इथाइल एमीन बनाने के लिए इसको अमोनिया से विक्रिया करवा दो। किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो जैसे ही अमोनिया से विक्रिया करा दोगे तो अमोनिया का H+ इसके Cl- के साथ बाहर जाएंगे। अब इसको यहाँ पे देख लो कि कैसे विक्रिया होता है। अब यहाँ पे देखो, इसको किससे अभिक्रिया कराना है, अमोनिया से। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, बोलो होते हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब C2H5Cl है, अब यहां से माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, क्योंकि क्लोरीन जब टूटेगा, ये क्लोरीन कार्बन से टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेंगे तो माइनस, और ये हाइड्रोजन यहां से अगर तोड़ोगे इसको, जब ये हाइड्रोजन को यहाँ पे तोड़ोगे तो H+ लेके जाएगा, है ना। हाइड्रोजन यहाँ को तोड़ोगे तो H+ लेके जाएगा, N- लेके जाएगा। तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ बाहर, और जैसे ही बाहर गया तो इस प्लस वाले के साथ ये जो N- वाला है ये आके इस कार्बन से आके जुड़ेगा। अब जुड़ने के बाद सीधे बन जाएगा C2H5 और इस कार्बन के साथ आ गया NH2। क्या इसका नाम है, इथाइल क्लोराइड से इथाइल एमीन। बस इतना ही आपको करना है, पूरे नंबर मिलेंगे। इथाइल एमीन से एसिटिक अम्ल बनाना है, तो सबसे पहले ले लो इथाइल एमीन। यहां से इथाइल एमीन की अगर बात कर ले तो इथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ये है आपका इथाइल एमीन। अब इथाइल एमीन को पहले क्या करो, पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो। पहले इथाइल एमीन को क्या करना है, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ अभिक्रिया करवा देना है। सोडियम नाइट्रेट और HCl, इसका नाम है, ये जो बनेगा ये बनेगा आपका डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो सीधे ये क्या बन जाएगा, C2H5N2+Cl-, ये कुछ ऐसा बन जाएंगे। अब C2H5N2+Cl- को जल अपघटन करा दो H+OH- में, यानी जल के साथ अभिक्रिया। तो जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करोगे ये बन जाएगा C2H5OH। क्लियर, N2+ बाहर, Cl- बाहर, जो यहां पे बना था प्रोडक्ट C2H5OH। अब ये बना आपका प्राथमिक एल्कोहल। क्या बन गया ये, 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इसमें करना क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल का आपको ऑक्सीकरण कराना है। तो ऑक्सीकरण किसके साथ करा दो, Kr2Cr2O7, एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में।
तो जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो सबसे पहले वो बनता है, आपकी क्या बनेंगे, सबसे पहले वो बनेंगे एल्डिहाइड बनेंगे। पहले क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। तो ये आपके कुछ ऐसे बन जाएंगे, है ना, ये आपका बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड। क्लियर है, एसिटेल्डिहाइड बनेगा, CH3COOH, है ना। देखो K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब इसको ऑक्सीकृत कराओगे तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन अल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोजन अल्कोहल से जुड़े कार्बन से, तो ये बन जाएंगे CH3COH। अब इसको एक बार पुनः ऑक्सीकरण कराने पर K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो पुनः ऑक्सीकरण कराओगे तो ऑक्सीजन कहां पे आगे जुड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, तो सीधे ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH। अब इसी का नाम क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड। तो इथाइल एमीन से एसिटिक एसिड बनाना है, तो ये रहा आपके पास इथाइल एमीन। पहले इथाइल एमीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ तो बनेगा डाइजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटन कराओगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो जैसे ये जल अपघटन होगा तो जल H+OH- में टूटेगा, तो H+ चला जाएगा Cl- को लेके बाहर, तो जैसे Cl- जाएगा N2 गैस फ्री होगा, तो N2 फ्री होने के बाद N2 उड़ेंगे और कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो कार्बन पे आएगा प्लस और इस प्लस वाले के साथ आ जाएगा OH- वाला, तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकरण करा दोगे तो प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहला यौगिक एल्डिहाइड बनता है और उस एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस में आते हैं। एसिटामाइड से बनाना है मिथाइल एमीन, तो इसमें लगेगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया लगेगी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो चलिए इसका फॉर्मूला के साथ हम बनाते हैं। एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2, यानी एमाइड ग्रुप का होगा। एसिटामाइड होगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2। क्लियर। अब एसिटामाइड को Br2 से अभिक्रिया करा दो ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा दो। पर्जेंसी किसकी होनी चाहिए, पर्जेंसी होनी चाहिए आपके पास कोई क्षार की, तो 4 यहां से, ठीक है। जब इसको आप अभिक्रिया कराओगे तो यहां से क्या होता, यहां से क्या होगा, ये जो एमाइड है, एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। एमाइड से क्या होगी, एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। ये एमाइड से एक कार्बन की संख्या कम हो गई और क्या बन गया, एमीन बन गया। अब साथ में एमीन जो बना है, ये जो CO बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा K2CO3। क्या बन जाएगा, K2CO3। अब यहां से साथ में क्या निकल जाएगा, प्लस KBr, 2 KBr, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 4 पोटेशियम 4 पोटेशियम, 4 हाइड्रोक्साइड 4 हाइड्रोक्साइड। तो ये इस प्रकार से आपका बन गया मिथाइल एमीन। ये आपके पास क्या है, ये है मिथाइल एमीन। तब यहां से क्या बनाना था, मिथाइल एमीन। एसिटामाइड से मिथाइल एमीन, इस अभिक्रिया का नाम है, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। क्लियर, इस अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है। तो यहां से आप ले लो इथाइल अल्कोहल होता है CH3CH2OH, इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये है आपका इथाइल अल्कोहल C2H5 और ये OH, इसको आप क्या बोलोगे, इथाइल अल्कोहल। अब इस इथाइल अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करो, तो PCl5 क्या हो सकता है, Cl और ये 3 Cl, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, PCl5। अब दोनों इसके साथ गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद यहां से क्या क्या बाहर निकलेगा, ये H+Cl- बाहर, अब यहां से C2H5Cl बाहर और ये तीनों बाहर, यानी तीनों अलग अलग चीजों में डिवाइड हो जाएगा। तो उत्पाद में आपके पास क्या बनेंगे, ये बनेंगे C2H5Cl प्लस HCl, प्लस क्या HCl और प्लस POCl3, ये उत्पाद में बनेगा। तो मेनली प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, C2H5Cl, ये बने मेन उत्पाद। अगला क्वेश्चन से कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करोगे, क्या होगा जब कैल्शियम फॉर्मेट को आप गर्म करोगे,
तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ सी ए, फिर यहां से सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी ए, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट को आप हीट कर दो, गर्म कर दो, तो गर्म करने के बाद एक यहां से कंपाउंड ऐसा टूटेगा, तो यहां से कौन सा कंपाउंड यहां से निकल सकता है, तो सबसे पहले जब इसको गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब यहां से देखो CaCO3, ये CaCO3 यहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, CaCO3 बाहर, ये CaCO3 बाहर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेंगे, ये देखो बचेंगे H जैसे है वैसे रहेगा, H, उसके बाद C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर इस कार्बन से आ गया हाइड्रोजन, है ना, यानी HCOH, यानी इसको ऐसे लिख, क्या क्या बचा आपके पास प्रोडक्ट में, H है तो H, उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ कौन आ गया, ये हाइड्रोजन, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में क्या बाहर निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। अगला सवाल है कि एसिटिलीन को H2SO4 और HgSO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो ये है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन है HC ट्रिपल बॉन्ड HC, यानी CH, इसका नाम है एसिटिलीन, ठीक है। अब एसिटिलीन को H2SO4 के साथ गर्म करो और साथ में HgSO4 डाल दो, तो उत्पाद में क्या बनेगा प्रोडक्ट, यही आपको बताना है। तो ध्यान देना कि जब इसके साथ H2SO4 और HgSO4 होंगे तो सबसे पहले इसका होंगे जल अपघटन। क्या होगा इसका, जल अपघटन, यानी जल के साथ अभिक्रिया, साथ में उत्पाद में क्या होगा, H2SO4 और HgSO4। अब यहां से देख लो, जल अपघटन करेंगे तो 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहां पे टूटेगा, तो यहां पे आएगा माइनस, इस कार्बन पे आएगा प्लस, बोलो प्लस आएगा, H2O टूट जाएगा H प्लस में और OH माइनस में, H प्लस जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, और ये OH माइनस आएंगे इस प्लस के साथ, तो यहां से उत्पाद में क्या बन जाएंगे, यहां से उत्पाद में बन जाएंगे, हम नीचे बना देते हैं, ये बन जाएगा CH, ठीक है, CH और CH के साथ आ गया OH, क्लियर, और ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया डबल बॉन्ड में, और यहां पे आ गया CH2, यहां पे CH था तो यहां पे क्या आ गया CH2, ठीक है। अब यहां पे एक रूल आएगा, छोटा सा रूल आएगा XYZ वाला, कौन कौन सा, यहां पे रूल आएंगे आपके X, है ना, Y और Z, ठीक है, XYZ का वैल्यू है, रूल आएगा, ऐसे कर लो, X Y और Z। अब इसमें देखो रूल क्या है कि अगर मान लो कि Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है, मान लो कि Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है और X और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड है और X के पास हाइड्रोजन है, ध्यान देना इधर, मान लो Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है, X और Y के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल होगा और X के पास हाइड्रोजन होगा, तो जो X का हाइड्रोजन होगा वो Y के पास चला जाएगा। रूल ऐसा क्या है, जो X के पास हाइड्रोजन होता है वो कहां चला जाता है, Y के पास, X वाले हाइड्रोजन चले जाते हैं Y के पास, और Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है X और Y के बीच में, क्लियर। तो सेम बात है यहां पे, इस ऑक्सीजन को मान लो X, कार्बन को मान लो Y और इस कार्बन को मान लो Z, तो Z वाले कार्बन का शिफ्टिंग होगा X और Y के बीच में, Z वाले कार्बन की शिफ्टिंग कहां पे होगी, X और Y के बीच में, और जो X के पास हाइड्रोजन है वो कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएंगे, देख लो, ये बन जाएंगे CH, क्लियर, ये क्या बन जाएंगे, यहां से देखो, ये CH2 पहले था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या बन गया, CH3 बन गया, CH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन आया तो CH2 बन गया, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में C के साथ H पहले से, और ये डबल बॉन्ड आ जाने से ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ये बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड, क्लियर है। तो ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चंस पे आएंगे फटाक से। अगले सवाल पे आ जाते हैं, बेंजीन के नाइट्रेशन की विधि लिखें। तो बेंजीन का आपको नाइट्रेशन कराना है, तो आप बेंजीन का नाइट्रेशन किस प्रकार से करा सकते हो। तो देखो, बेंजीन के नाइट्रेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको लेना होगा बेंजीन,
पहले क्या लेना होगा, बेंजीन। ये है आपका बेंजीन। बेंजीन को HNO3 से विक्रिया करवा देना है, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब इसको आप HNO3 से विक्रिया कराओगे तो ये सीधे क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेंगे, इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, क्लियर है, ये बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन। पहला प्रोसेस क्या करना है बेंजीन के नाइट्रेशन में, कि बेंजीन को HNO3 से विक्रिया करा दो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब इसी नाइट्रोबेंजीन को, ये जो आपका नाइट्रोबेंजीन बना है, इसी नाइट्रोबेंजीन को क्या करना है, एक अपकारक पदार्थ SnHCl से विक्रिया करवा देना है। किसके साथ, एक अपकारक पदार्थ होगा SnHCl, उसके साथ जब ये अभिक्रिया कराओगे तो ये नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, अपकरण हो जाएगा, और अपकरण होकर क्या बना लेगा, एनिलीन बना देगा। क्या बना लेगा, ये एनिलीन। ध्यान से देखो, जब पहले बेंजीन को HNO3 से विक्रिया करा दो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन को SnHCl एक अपकारक पदार्थ की उपस्थिति में विक्रिया करा दो, तो ये नाइट्रोबेंजीन अपकरण होकर बन जाएगा एनिलीन। अब इसी एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ जब अभिक्रिया कराओगे तो ये एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट आपकी हो जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसका नाम है N2+Cl- और इसका नाम है BDC। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BDC में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन के नाइट्रेशन। बेंजीन का नाइट्रेशन कराना है तो सबसे पहले बेंजीन को HNO3 से विक्रिया करा दो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो HNO3 से NO2 टूट के बाहर निकलेगा और NO2 बेंजीन से आके जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन लिए हैं, यही नाइट्रोबेंजीन को एक अपकारक पदार्थ SnHCl से विक्रिया करा दो, तो ये अपकारक पदार्थ इस नाइट्रोबेंजीन को अपकरण कराएगा, मतलब NO2 से ऑक्सीजन को निकालेगा, हाइड्रोजन को डालेगा, तो ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन गया, तो ये बन गया एनिलीन। अब एनिलीन को पुनः सोडियम नाइट्रेट और HCl से विक्रिया करा दो, तो सीधे क्या बन जाएगा, ये BDC। अगर BDC बन गया तो कुछ भी आप इसमें बना सकते हो। सबसे फेमस रिएक्शन है इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला। ये टोटल 2 लाइन का रिएक्शन टोटल चैप्टर में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आएंगे, और इसी से बोर्ड में कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। आप देखो, सवाल यहां से पूछे जाते हैं, सवाल आपके यहां से भी पूछे जाते हैं, सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल बोर्ड में आए हैं। इस लाइन को आप गौर से देखो, गौर से देखो इस लाइन को, ऐसे कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। अगला सवाल है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों अभिक्रिया को लिखना है। तो देखो, सबसे पहले एल्काइलेशन वाला अभिक्रिया लिखते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया होता है, हम एक क्या ले लिए, कोई बेंजीन ले लिए, ठीक है, बेंजीन ले लिए, है ना, क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लिए। अब इस क्लोरोबेंजीन को हमने क्या करा, एक हेलोअल्केन से विक्रिया करा दी है, यानी CH3Cl से, ठीक है, हेलोअल्केन से विक्रिया करवा दिए। उपस्थिति किसकी है, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये क्लोरीन कहां पे जुड़ेगा, ये क्लोरीन कहां पे जुड़ेगा, तो ये क्लोरीन जुड़ेगा ऑर्थो मेटा पारा, यहां पे पारा से हाइड्रोजन आके निकलेंगे और यहां पे सीधे आके जुड़ जाएंगे ये Cl, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन वाली बात कर लो, तो एसाइलेशन वाली बात हो जाएगी, यहां से आपके क्लोरोबेंजीन, अब एसाइलेशन यानी एसिल क्लोराइड से विक्रिया करा देना है। एसिल क्लोराइड होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3, ये आपका कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंसी होनी चाहिए। तो फिर यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, है ना, यहां से Cl को लेके बाहर जाएगा और ये कार्बन फिर से यहीं पे आके जुड़ेंगे, तो ये आपके पास बन जाएंगे, ये बेंजीन जैसे है वैसे रहेगा Cl, और इस कार्बन पे आके जुड़ गया, ये देखो कार्बन है, इसके साथ CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है। क्लियर, तो ये हुआ आपका एल्काइलेशन और ये वाला हुआ एसाइलेशन। क्लियर। अब इसमें कैटलिस्ट का आपको ध्यान रखना है,
कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तब होती है जब कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट में कौन होगा, निर्जल AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सा कैटलिस्ट होगा, निर्जल AlCl3। अगला सवाल है रोजरमुंड अपचयन और केलिमेंसन अपचयन अभिक्रिया को लिखो। तो ध्यान देना, रोजरमुंड अपचयन अभिक्रिया इसमें होता है कि जब एसिल हैलाइड को हम H2PdBaSO4, एसिल हैलाइड को किससे अभिक्रिया करवा दिए, H2PdBaSO4, ये कैटलिस्ट एसिल हैलाइड को किससे अभिक्रिया करा दिए, H2PdBaSO4 बासो4, ठीक है, किससे अभिक्रिया करा दिए, BaSO4। अब यहां से देखो क्या हो, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, ये इसको लेके बाहर निकलेगा ना, ये इसको लेके बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ गया H, यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब केलेमेंसन की बात करो तो केलेमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, केलेमेंसन सिंपल सी बात है कि केलेमेंसन अपचयन अभिक्रिया होगा, एक अपकारक पदार्थ होगा ZnHg, ठीक है, जिंक अमलगम। तो केलेमेंसन अपचयन अभिक्रिया में जिंक अमलगम जो होंगे वो क्या करेंगे, अपकरण कराएंगे और अपकरण करा के आपकी क्या बना देंगे, एल्डिहाइड बना देंगे, सॉरी एल्केन बना देंगे। तो केलेमेंसन अपचयन अभिक्रिया में हम लोग एक कैटलिस्ट लेते हैं जिसका नाम है जिंक अमलगम ZnHg, और वो जिंक अमलगम क्या करता है, जिंक अमलगम क्या करेगा, वो उस यौगिक में एल्डिहाइड में क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा, है ना, एल्डिहाइड में क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हो CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां से जिंक अमलगम लेना है, जिंक अमलगम लेने के लिए क्या करना है, ZnHg, ठीक है, ये अभिक्रिया करा दो हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसके साथ गया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ गया, तो यहां से बन जाएगा CH3, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये CH, और 4 हाइड्रोजन में से 2 इसके पास आएगा, 2 ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और प्लस यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये जो कैटलिस्ट है इसका नाम, ये कैटलिस्ट का नाम है जिंक अमलगम, जो कि इस्तेमाल होगा केलेमेंसन अपचयन में, और ये कैटलिस्ट प्लेटिनम बेरियम सल्फेट H2PdBaSO4, और ये जो इस्तेमाल होगा रोजरमुंड अपचयन अभिक्रिया में। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहते हैं। अब अगला सवाल, इथेनोइक अम्ल से बनाना है आपको एसीटोन। इथेनोइक अम्ल से क्या करना है, एसीटोन बनाना है। तो सबसे पहले इथेनोइक अम्ल लो, इथेनोइक अम्ल होता है ये, इथेनोइक अम्ल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, क्लियर है, इथेनोइक अम्ल है। इससे इथेनोइक अम्ल से क्या बना दो, एसीटोन बना दो। तो एसीटोन बनाने के लिए क्या करना है, देखो ध्यान से, एसीटोन बनाना है, सॉरी थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्लियर है। अब इसको एसीटोन बनाना है, तो एसीटोन बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसको सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराओगे। किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अभिक्रिया करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो CaOH का होल 2 होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, CaOH यानी Ca2 प्लस, ठीक है, यहां से क्या टूट के बाहर निकलेंगे, Ca2 प्लस और OH माइनस। अब एक OH ये जल बना के बाहर निकलना चाहेगा, क्या बना के बाहर निकलना चाहेगा, जल, पानी बन के बाहर निकलना चाहेगा। तो एक OH के साथ पानी बनने के लिए कितने H आना चाहिए, एक H आना चाहिए। तो एक OH के साथ एक H चला गया, लेकिन इसके साथ तो 2 OH है, तो 2 OH है तो इसको 2 H चाहिए पानी बनने के लिए। ये 2 OH है ना, OH की संख्या 2 है, तो इसको पानी बनने के लिए 2 H चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ही H है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है, देखना 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 OH 2 H को लेके बाहर जाएगा, तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा, देखो ये बना लेगा पानी, तो बना लेगा 2 के साथ 2H2 2 मोल पानी। अब आपके पास क्या बचे, आपके पास बच गए CH3, क्लियर, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, CH3, उसके बाद C के साथ OO, क्लियर, C के साथ क्या बचा, OO, है ना, और ये C होगा ना।
ये 2 मोल होगा और यहां से नहीं तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। Ca तो एक ही है, Ca तो एक ही है ना, Ca एक है, साथ में क्या है CH3 COO और ये कितने हैं 2। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉर्मेट। ये तो पहला स्टेप हुआ। अब यहां से देखो कैल्शियम फॉर्मेट को क्या करना है। अब ये कैल्शियम फॉर्मेट को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से आप लिख दो CH3, क्या लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, ये CH3O। क्लियर है? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 COO, CH3 COO, 2 बार है तो 2 बार। अब यहां पे इन दोनों से कैल्शियम जुड़ा है, दोनों से क्या जुड़ा है? कैल्शियम। तो रिएक्शन में क्या बनेगा ये आपको बताना है। इसको हिट करना है शुष्क श्रावण विधि से, शुष्क श्रावण विधि से, ठीक है। शुष्क श्रावण विधि से इसको हिट करेंगे, तब यहां से कैल्शियम का कार्बोनेट बाहर निकलेगा, CaCO3। क्या बाहर निकलेगा? कैल्शियम का कार्बोनेट। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? अभी से पहले रिएक्शन में किए थे, इसके पहले वाले है ना क्वेश्चंस में, CaCO3 बाहर निकलेगा तो आपके पास बचेंगे क्या? ये देखो क्या बचेंगे, यहां पे क्या बच जाएंगे? ये CH3 बचा, फिर C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O से ये कार्बन आके जुड़ गया CH3। अब इसी का नाम क्या है? एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। तो ये आपका एसीटोन बन गया। तो इथेनोइक अम्ल से एसीटोन में परिवर्तित करना है, तो आप इस तरह से चेंज इसको, इथेनोइक अम्ल को एसीटोन में परिवर्तित कर सकते हो। क्लियर है? अगला सवाल पे आते हैं जल्दी से। इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनोइक अम्ल, इथाइल ब्रोमाइड होता है CH3 CH2Br, यह है इथाइल ब्रोमाइड। इसको KCl के साथ अभिक्रिया करा दो सबसे पहले, तो K प्लस Br- को लेके बाहर निकलेगा। ये देखो कार्बन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो Br पे प्लस, कार्बन पे माइनस। K Cl के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो K पे प्लस, Cl पे माइनस। तो यहां से K Br को लेके बाहर जाएगा, K Br को लेके बाहर जाएगा और ये Cl इस कार्बन से आके जुड़ेंगे। तो ये प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपके पास? CH3 CH2 Cl। क्लियर है? ये बन गया ना। तो यहां से K Br तो बाहर चला गया, K Br बाहर गया, यहां से बचा CH3 CH2 और ये Cl आके जुड़ गया। अब इसको करा देना है जल अपघटन, जल के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान देना कि जब Cl लगा रहे और जल के साथ अभिक्रिया हो तो ये Cl COOH में बदल जाता है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात का, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। Cl क्या बन जाता है? COOH, और इसी का नाम है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? इट्स द वेरी सिंपल। आईपीएसी नेम इसका लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है इसका? आईपीएसी नेम। देखो आईपीएसी नेम लिखो 1 2 3, 3 कार्बन। अब यहां से नाइट्रोजन, ये एमाइड ग्रुप है, नाइट्रोजन से जुड़ा है मिथाइल, इसका नाम होगा एन मिथाइल। क्या नाम होगा? एन मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन, और ये प्रोपेन एमाइड से जुड़ा है तो नाम होगा प्रोपेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनामाइड। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। CH3 CO CH2 CH3, इसमें काउंट करना, ये एसीटोन ग्रुप का, कीटोन ग्रुप का है तो 1 2 3 4। C डबल बॉन्ड जहां से नजदीक होगा गिनती वहां से अपन शुरू कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन बोलेंगे। अब दूसरे पे कीटोन है तो 2 1, E को हटाना है और 2 को लगाना है तो ब्यूटेन 2 1, या तो फिर एक और इसका नाम हो सकता है ब्यूटेनॉन, ये भी सही है, ब्यूटेनॉन, ये भी नाम आपका सत्य है। या तो फिर 2 ब्यूटेनॉन लिख सकते हो, वो भी आपके सही है। तो 2 नंबर सवाल, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, है ना। ये सारे रिएक्शन को आप अच्छे से करो, बेहतर करो, बार बार वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस करो, तो सारा रिएक्शन बेहद आसान हो जाएगा। और एकदम सस्ते भाषा में हम सारे रिएक्शन को एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर? धन्यवाद।